नमस्कार साथियों, मैं चिराग जैन आपका स्वागत करता हूं स्टडी आरा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये वीडियो नंबर 17 है, जिसमें आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस मैथ्स के जो बिल्कुल सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप स्टेटमेंट पढ़ के आप तुरंत उसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम ये लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियोस में भी हमने 30 क्वेश्चंस आपको ऐसे प्रोवाइड कराए हैं जिसमें आप तुरंत आंसर को क्वेश्चन को पढ़ के आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उन सभी से प्रार्थना है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो उसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। ठीक है, तो मतलब इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। एक बहुभुज है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जो हैं कई ज़्यादा होती हैं, 4 5 6 7 हो सकती हैं, लेकिन ये सम है, समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसकी ये सभी साइड इक्वल होंगी। अगर इस केस में अगर हमने ऐसा कोई बहुभुज देखा है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स n दी गई हैं, तो उसकी सममित रेखा की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। ठीक है, इसकी सममित रेखा की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी? n होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, या फिर कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है इसमें। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों को प्लस किया है तो आंसर आया है 12। और 12 एक भाज्य संख्या होती है जो 2 से 4 से 6 से डिवाइड हो जाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 कोई भी प्राइम संख्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता है 1। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे हमने देखा 15 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या ये भाज्य संख्या भी है, जो 3 से और 5 से 15 से ये भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन 132 का जो आंसर है वो हमारा बन जाएगा, एक भाज्य संख्या विषम संख्या भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिंदु -2 -5 का भुज है। देखिए, ये भुज मतलब अब्सिस्सा पूछा है। भुज का मतलब क्या होता है? अब्सिस्सा। ठीक है, और एक होता है कोटि। कोटि का मतलब होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा है भुज है। भुज का मतलब क्या है? अब्सिस्सा। और अब्सिस्सा कौन सा नंबर होता है? अब्सिस्सा होता है फर्स्ट एक्स वाला नंबर जो होता है वो होता है अब्सिस्सा, और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो हमसे भुज को पूछा है, तो भुज हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, आंकड़ों 29 25 38 22 38 25 38 29 का बहुलक है। हमें इसमें बहुलक बताना है।
बहुलक वो नंबर होता है जो दी गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही उस आंकड़ों में का क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 38 एक बार आया है, 2 बार आया है और यहाँ पर 3 बार आया है। इसका मतलब जो इसका बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर स्क्वायर व 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए यहाँ पे ये क्या बताया है हमको, समरूप त्रिभुज बताए हैं। समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, जिनका जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका साइज और एरिया अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका हमें क्षेत्रफल दिया है 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का जो होता है वो स्क्वायर रूट में इसका जो है आंसर आ जाता है, मतलब भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो है आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, मतलब 2:3 इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से ये उसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन नंबर। यदि किसी बहुफलक में फलकों, कोरों, किनारों, कोरों मतलब किनारों, ठीक है, मतलब एजेस, और शीर्षों की संख्या एफ, ई और बी से प्रदर्शित की जाए तो आयलर सूत्र के अनुसार, एक आयलर सूत्र होता है जिससे हम किसी भी पॉलीगन्स जो बहुफलक होते हैं, है ना, जो 3D शेप्स होती हैं, उन 3D शेप्स में हम उनके दिए गए किनारे, मतलब जो एजेस होती हैं, जो फेस होते हैं और जो वर्टेक्स होती हैं, उनमें एक रिलेशन होता है। और रिलेशन कौन सा होता है, एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2। तो इस तरीके से यहाँ से जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो जाएगा एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमन पद्धति में 98 को लिखा जाएगा, मतलब 98 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में। तो रोमन में इसको लिखने का तरीका है, जैसे 90 + 8 लिखा हुआ है, 98 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 90 को कैसे लिखते हैं कि 100 का सिंबल होता है सी में से हम क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, एक्स को घटा देंगे, तो घटाने वाला जो नंबर होता है वो हम उसके आगे लगाते हैं। और क्या है 8 में 8 को ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसका रोमन नंबर बन जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये आपको थर्ड वाले ऑप्शन में जो है ये दिया गया है। तो यहाँ से जो है इसका आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है 38। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में संबंध है। जो सेंट्रल टेंडेंसी वाले जो 3 मान होते हैं, कौन कौन से, माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, तो इनमें भी एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या 2 माध्य बराबर बहुलक प्लस 3 माध्यक, 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य, या 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो यहाँ से जो है इसका आंसर, जो है क्या हो जाएगा, 3 माध्य बराबर हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। किन्हीं 3 पूर्णांकों ए बी सी के लिए नियम a + a गुणा b गुणा c बराबर हो जाएगा a गुणा b गुणा c। ये नियम क्या कहलाता है, हमें ये नियम के बारे में बताना है कि ये कौन सा रूल है, गुणात्मक रूल है, क्रम विनिमय है, वितरण रूल है, या फिर साहचर्य है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है 140। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती हैं तो a गुणा डी बराबर b गुणा सी। ये सभी लेटर यहाँ पर आप स्मॉल इसको चेंज कर लेना, a को स्मॉल ए बनाइएगा,
बी को स्मॉल बी बनाइएगा, सी को स्मॉल सी और डी को स्मॉल डी यहाँ पर आप लेकर चलिएगा। तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट होगा। तो समानुपाती में ये वाला रूल होता है, या समानुपाती में ए सी बराबर बी डी होता है, या फिर समानुपात ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपात बी रेशियो ए होगा, या राशि ए बी सी का गुणोत्तर सी डी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए सी होगा। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा इसमें, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सेकंड है कि यदि ए बी सी समानुपाती में हैं तो ए गुणा सी बराबर बी गुणा डी नहीं हो सकता। जो सही होता है वो होता है ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 141, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से असत्य कथन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, आपको ये बताना है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु केंद्रक कहलाता है, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है। किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्रक कहलाता है, ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, या फिर किसी त्रिभुज में भुजा के माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है और उसे समद्विभाजित करती है, ये चौथा स्टेटमेंट कह रहा है। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत है आपका फोर्थ वाला। किसी त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो भुजा पर लंब होती है, उसे समद्विभाजित करती है, ऐसी जरूरी बात नहीं है कि वो समद्विभाजित तो कर सकती है लेकिन लंब हो सकती है, इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो लंब ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 142, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये कोण होगा यहाँ पर, प्रत्येक कोण ना, प्रत्येक कोण यदि 180 से कम हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, है ना। किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण ना, कोण 180 से कम हो तो उसे चतुर्भुज को कहते हैं। तो उस चतुर्भुज को हम कैसा बोलेंगे, अवतल बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे, समांतर या समचतुर्भुज। तो अगर 180 डिग्री से कम, अगर प्रत्येक कोण कम दिया हुआ है 180 से, तो इस टाइप के चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है, मतलब जो किताब होती है, बुक होती है, वो किस आकृति में होती है, समांतर चतुर्भुज, घन, आयत या फिर घनाभ। तो जो किताब की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, घनाभ आकृति होती है, घनाभ की शेप में होती है ना, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह इस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन छांटना है, सत्य कौन सा है इसमें से। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, नहीं इसमें आपको सत्य नहीं, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर असत्य कथन आपको देखना है कि असत्य कथन कौन सा है ना। असत्य कथन आपको बताना है, असत्य कथन कौन सा होगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में, ये कांड नहीं होगा, कर्ण होगा ये, है ना। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर वर्गों के तुल्य होता है का सिद्धांत किस गणितज्ञ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज बनाया है, इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, और ये आधार होता है ना। तो हमको यही बताना है कि कर्ण पर बना वर्ग, यहाँ पर जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के तुल्य होता है। मतलब इन दोनों भुजाओं पर जो वर्ग बनेगा उसके सम के बराबर होगा, तुल्य होगा, उसका हमें ये बताना है। तो ये किस गणितज्ञ ने इसको प्रतिपादित किया था, मतलब किसकी ये थ्योरम है। तो ये यूक्लिड की थ्योरम है, पाइथागोरस की, थेल्स की, या फिर नर्लिकर की
तो ये जो थ्योरम है वो पाइथागोरस की थ्योरम है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, जिसमें कर्ण का वर्ग है ना, हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर वर्ग और बेस के वर्ग के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप ज़रूर उसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए और आगे भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।